नमस्कार, मैं हूँ राजेश कुमार और आप देख रहे हैं लोकवाणी। और हमारे साथ हमारे चैनल के मुख्य ऑर्गेनाइजर एम के सराफ है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। बहुत बहुत स्वागत है आपको भी। मैं बात करूंगा गया जी में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ बिहार की धरती पर। और बिहार की 14 करोड़ की जनता को उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद थी। मंच पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जीतन राम मांझी जी, उसके बाद चिराग पासवान जी, विजय सिन्हा जी और बिहार के और बहुत बड़े बड़े नेता थे, उपस्थित थे। और वहां साथ ही साथ बिहार की लगभग बहुत ज्यादा संख्या में भीड़ भी उपस्थित थी। और बिहार के लोगों को जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी से इस बार चुनाव से ऐन वक्त पहले उनका आगमन हुआ और बहुत ज्यादा उम्मीद था अगले 5 वर्षों के लिए। इन 5 वर्षों में बिहार की जनता उनके भाषण से उम्मीद कर रही थी कि बहुत बड़ा कुछ दे करके जाएंगे, लेकिन बिहार की जनता को उन्होंने सुनाया कि मैं बिहार की धरती को एक भी घुसपैठियों को रहने नहीं दूंगा। बिहार की धरती पर वही लोग रहेंगे जिनका भारत में जन्म हुआ है। इसके संदर्भ में आप क्या कहते हैं? क्या इससे उनके इस वक्तव्य से जो है बिहार के चुनाव में कोई फर्क पड़ने वाला है, या बिहार की जनता जो है इस प्रकार के भाषण सुन सुन के पक चुकी है? देखिए राजेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार का दौरा लगातार कर रहे हैं। पिछले महीने भी आए थे मधुबनी। इसके बाद अभी फिर चुनाव से ऐलान से इन वक्त पहले अभी गया जी में आए थे। नरेंद्र मोदी जी, ये भाषण जो था वो कहा गया था कि ये कोई चुनावी भाषण नहीं है, लेकिन चुनावी भाषण का ही रूप दिया गया। उसमें उस भाषण का नैरेटिव क्या था, कुछ परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही थी एनडीए के सारे नेताओं के द्वारा। रह गई बात, नीतीश कुमार जी बिहार के लगभग 20 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी सिर्फ अभी जितने भी भाषण उनका उठाकर देख लीजिए, वो एक ही पुराना घिसा पीटा बात करते हैं कि 2005 से पहले क्या था, कोई कपड़ा पहनता था कि नहीं पहनता था, ऐसा ही कुछ हर चुनावी सभा में उनका यह भाषण रहता है। लेकिन जनता इस बात से अब उब चुकी है कि हम वही घिसा पीटा, जो अभी नया जनरेशन है 2005 के बाद जिसका जन्म हुआ है, वो इस चुनाव में वह 20 वर्ष के हो चुके हैं। उनको 90 का दौर, 2005 से पहले क्या था बिहार में नहीं था, वो सब कुछ मालूम नहीं है। उन्हें सिर्फ सड़क, बिजली और क्या कहते हैं स्कूल का जो भव्य जो एजुकेशन सिस्टम वो सिर्फ दिखता है, रोजगार। लेकिन अब वो जो 20 वर्ष के हो चुके हैं, वयस्क हो चुके हैं, तो उन्हें चाहिए रोजगार। रोजगार नहीं मिलता है। पढ़ लिख तो लेते हैं, इंटर, बीए, डीएलएड, बीएड, बहुत सारे कोर्स कर लेने के बाद भी उन्हें जब रोजगार नहीं मिलता है तो वो पलायन के लिए कहां चले जाते हैं? हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, हैदराबाद, ऐसे विभिन्न विभिन्न शहरों में वो जाते हैं। लेकिन वह जब वहां चले जाते हैं, बिहार शिक्षा की जननी है। बिहार हमारा राज्य जो है वो शिक्षा की जननी है, लेकिन शिक्षा ग्रहण करने के बाद वह जब बाहर चले जाते हैं तो वह मुड़कर पीछे नहीं देखते हैं कि बिहार हमें फिर जाना है, क्या कि वहां आएगा तो वह बेरोजगार हो जाएगा। बिहार की जितने भी जनता थी वह मोदी जी उस दिन जब आए गया जी में, उम्मीद लगाए बैठे थे कि मोदी जी शायद पलायन के मुद्दे पर बात करेंगे। बिहार में जो कुव्यवस्था है, शिक्षा का चरम गिरता जा रहा है, कैंसर का दर बढ़ता जा रहा है, उस पर अस्पताल पर बात होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहां पर सिर्फ बात हुआ हम बिहार में घुसपैठियों को रहने नहीं देंगे। भी घुसपैठिए का नाम का घोषणा अभी तक नहीं किया गया है। एसआईआर के मुद्दे पर जब चुनाव आयोग के पास जितने भी डाटा कलेक्ट हुआ और चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो चुका है 10 दिन पहले, प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने ऐसा कोई भी नाम नहीं बताया कि हमारे राज्य में जो है 10 हो, 15 हो या 5,000 हो या 5 लाख हो, इतने संख्या में घुसपैठिए बढ़ चुके हैं जिनका मैं नाम काट करके बिहार के मतदाता सूची से बाहर कर दूंगा। दूसरी बात आती है कि भारत में 11 साल से तो बीजेपी की सरकार है और एनडीए गठबंधन वो बिहार में लगातार शासन कर रहे हैं।
तो फिर 11 साल और 20 साल ये भी जोड़ दिया जाए तो 31 साल का शासनकाल है। 31 साल में घुसपैठियां बढ़ गई तो सरकार खुद पे दोष देगी, सारा ठेकरा अपने सर पर मोड़ेगी। कि जनता को कहेगी, मैं बार बार यही कहेंगे कि मैं घुसपैठियों को नहीं घुसने दूंगा। इसमें कहाँ पे गलती है, किसकी गलती है? कि राहुल गांधी की गलती है या कांग्रेस की गलती है कि बिहार में जो लोग जिनकी जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है उनकी गलती है? देखिए राजेश जी, मैं बताता हूं आपको, ये जो वोटर लिस्ट जो SIR हो रहा है, SIR हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हो रहा है, इस रिवीजन का मेन अर्थ है कि जनता जो वैलिड वोटर है उसे इसमें रखा जाए। और चुनाव आयोग की रह गई बात, चुनाव आयोग ने अभी कोई भी एक भी लेटर जारी नहीं किया है कि कोई बिहार में घुसपैठिया है। अगर सरकार के पास, मोदी जी के पास कोई डाटा है तो उसको सार्वजनिक करे कि हमारे पास इतना घुसपैठिया और है, तो उसे गाड़ी में भर करके उसका हाथ में हथकड़ी लगा करके उसके स्वदेश वापस भेज दिया जाए। लेकिन ऐसा कोई डेटा सरकार के पास है नहीं, चुनाव आयोग के पास है। अगर सरकार के पास है तो जारी करे कि हमारे बिहार में 10,000 है, पूरे देश में 50,000 है, 5 लाख है। और रह गई बात अब 2024 की बात मैं करता हूं, 2024 चुनाव में इसी वोटर लिस्ट से चुनाव हुआ। ऐसा तो नहीं है कि 24 से 25 के बीच में घुसपैठी 1 लाख 5 लाख आकर के बिहार में बस गए, ऐसा नहीं है। हो सकता है ये 20 वर्ष से हो, 25 वर्ष से हो। रह गई बात 20 वर्षों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यहाँ बिहार के राजा है, बिहार के मुख्यमंत्री है, और 11 वर्षों से केंद्र में सरकार है। अभी 3, 4, 5 वर्षों की मायने हटा दिया जाए तो टोटल डबल इंजन की सरकार यहाँ रही है बिहार में। लेकिन प्रशांत किशोर जी का मैंने एक बात भाषण 3-4 दिन पहले सुना था। प्रशांत किशोर जी से जब मीडिया सवाल किए कि बताइए कि वो कह रहे हैं कि मतलब घुसपैठिया आ गए हैं बिहार में, जब नरेंद्र मोदी जी का भाषण खत्म हुआ उसी पर पत्रकार ने उससे पूछा कि नरेंद्र मोदी जी घुसपैठिया की बात करते हैं। प्रशांत किशोर जी ने कहा था, साफ शब्दों में कहा प्रशांत किशोर जी कि देखिए घुसपैठिया अगर है, घुसपैठिया को निकालना चाहिए, एकदम सही बात है। घुसपैठिया भारत में, जो भारत के नागरिक है, भारत में जिसका जन्म हुआ है वही भारत का नागरिकता हासिल कर सकते हैं, ऐसा अमित शाह जी भी कर चुके हैं। लेकिन ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन जब अगर है तो उसका दोषी कौन है? सीमाएं आपके पास है, पुलिस आपके पास है, आर्मी आपके पास है, सारा व्यवस्था आपके पास है, सरकार आप में है, तो फिर घुसपैठिया आ कैसे गए? इसका दोषी कौन है? प्रशांत किशोर जी भी कहा, इसका दोषी कौन है? गृह मंत्री अमित शाह जी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, और गृह मंत्रालय भी उन्हीं के पास है। तो फिर घुसपैठिया आने का दोषी कौन है? सरकार पर साफ से वो उंगली उठा रहे थे और सरकार के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। चल, बिहार की जनता की उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी जो है, बिहार की जनता जो है शिक्षा की भूमि है, और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा अगर भारत में परिवर्तन का दौर देखा जाए तो गांधी जी की यात्रा चंपारण से शुरू होती है। बिहार में जो है विश्व का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी बनाया जाता है, जहाँ दुनिया के तमाम देशों से पढ़ने के लिए लोग आते थे और सस्ती शिक्षा की व्यवस्था थी। और नरेंद्र मोदी जी के आने से बिहार की जनता में काफी उत्साह था। वो सोच रहे थे कि कम से कम जो है, ज्यादा नहीं, गुजरात में अगर आप जाते हैं तो कहते हैं कि 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट गुजरात में होगा, इंटरनेशनल समिट गुजरात में होगा, बायोमेट्रिक कॉलेजेस जो है गुजरात में लगाए जाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां का इन्वेस्टमेंट गुजरात में होगा। बिहार में क्या होगा? बिहार में आए तो राशन पर बात होती है, बिजली पे बात होती है, सड़क पर बात होती है, पुलिया पे बात होती है। और इन सभी बिहार की जनता का मांग था कि कम से कम ज्यादा नहीं तो 10 फैक्ट्री लगा दीजिए, और ज्यादा नहीं उसमें 10-10 हजार करोड़ का ही इन्वेस्टमेंट हो। मोदी जी गुजरात में इन्वेस्टमेंट करते हैं एक कंपनी में 1,00,000 करोड़ की। बिहार की जनता का डिमांड था कि 10 फैक्ट्री ऐसी लगा दीजिए जिसमें मात्र 10,000 करोड़ का लागत हो। इस प्रकार का कोई वक्तव्य नहीं होता है। अगर इंडस्ट्री अगर बिहार में लगती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा बिहार में और बिहार के युवाओं पर, और इसका देश में क्या प्रभाव पड़ेगा उसके विषय में देखिए। इससे पहले मैं आपको 2020 चुनाव पर ले चलता हूं। 2020 चुनाव, जब बिहार विधानसभा चुनाव 2020 हो रहा था, उस समय तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष जो भी है वह सरकार बनाते बनाते रह गए, क्योंकि उन्होंने एक नैरेटिव सेट किया। पूरे बिहार में घूम घूम कर उन्होंने कहा था कि पहली कलम अगर हमारी चलेगी तो वह 10 लाख सरकारी नौकरी होगा। और ये पलायन सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में बना, सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में बना। उस समय नीतीश कुमार जी कहते थे, मंच से उसका वीडियो है सामने आया था, मंच से कहते थे कि बिहार में नौकरी असंभव है, नौकरी नहीं मिल सकती है बिहार में, असंभव है, पैसा कहां से आएगा, पैसा बाप यहां से आएगा, जेल से पैसा आएगा, ऐसा वो कहते थे। लेकिन उन्हें मजबूर होना पड़ा और
बिहार में पलायन को उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा माना और गांधी मैदान से नीतीश कुमार जी ने ही सबको नियुक्ति पत्र दिया और जितने भी सम्मान भी किए वो नीतीश कुमार जी ही किए थे गांधी मैदान से। उन्होंने ही कहा था कि नौकरी असंभव है। रह गई बात दूसरी बात क्या है कि मोदी जी सिर्फ यहाँ आकर करके और पलायन के मुद्दे पर बात नहीं करते हैं और ये बिहार में इसीलिए एनडीए गठबंधन बैकफुट पे है। और देखिएगा राजेश जी, मैं आपको बताता हूं कि जब तक पलायन जैसी मुद्दा, बहुत बड़ी मुद्दा है ये प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार में घूम घूम कर रोजगार और पलायन को मुद्दा बना दिया है। और अभी जो एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा को लेकर घूम रहे हैं, उसमें भी बार बार नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि इसमें पलायन को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जाए। उसके संदर्भ में मैं आगे आऊंगा। अगला सवाल है, अभी इंडस्ट्री के ऊपर जो प्रशांत किशोर जी कह रहे थे उसके ऊपर थोड़ा चर्चा। प्रशांत किशोर जी का साफ मानना है कि बिहार में रोड बने ना बने, गली बने ना बने, नाला बने ना बने, लेकिन बिहार में बिहारियों को रोजगार मिलना चाहिए, ये सबसे बड़ी मुद्दा है। और इस पर एनडीए गठबंधन को बात करनी होगी, लेकिन नहीं तो उन्हें वोट मिलने वाला इस बार नहीं है। लोग, जनता समझ चुकी है कि हमें सड़क, ये बुनियादी सुविधाएं, तो सड़क, बिजली, पानी, इससे ये बुनियादी सुविधा तो हर राज्य में होती है, हर राज्य में मिलना चाहिए, ये जरूरी है। लेकिन जब तक रोजगार नहीं होगा, जनता समझ चुकी है कि हमें रोजगार चाहिए, हमें ऐसी बुनियादी सुविधा से ऊपर होकर के हमें रोजगार, पलायन, फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रियां बिहार में, ताकि हमें दूसरे राज्य में पलायन ना करना पड़े। बिहार की सामाजिक व्यवस्था के ऊपर थोड़ा हम चर्चा करते हैं। बिहार में जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षा इतना महंगा कर दिया गया बिहार में। अगर वो शिक्षा, अगर बिहार में वैसे कॉलेजेस, बड़े कॉलेज अगर बिहार में अगर होते तो बहुत सारे धन्ना सेठ की जमीन बिक रही है पढ़ाई के संदर्भ में। बैंक में रखा हुआ पैसा जो है बड़े बड़े कॉलेज को दे दिया जाता है। अगर यहाँ पर बड़ी बड़ी कॉलेज होती तो लोग जमीन बेच करके नहीं वहां बाहर में जाते पढ़ाने। उसके बाद जो बच्चे पढ़ लेते हैं, जिनको जॉब लग जाते हैं या किसी बड़ी फैक्ट्री में कंपनी में चले जाते हैं, वह बच्चा जो है पुनः बिहार में आना नहीं चाहता है। उसका रीजन क्या हो सकता है, किस कारण से वो बिहार में नहीं आना चाहता है बच्चा, और बिहार की सामाजिक व्यवस्था, बिहार के लोगों का माइंडसेट क्या है, इस संदर्भ में थोड़ा आप अपना विचार रखें। देखिए, इसमें है क्या कि बिहार में जो बिहार से जो चले जाते हैं वो घर छोड़ करके नहीं गए हैं, लेकिन वहां जो बाहर जाकर के रह रहे हैं कमाने के लिए, कोई सरकारी नौकरी करने के लिए तो नहीं, प्राइवेट बड़े बड़े इंडस्ट्री है, फैक्ट्रियां हैं, बड़े बड़े उद्योग धंधे जो बाहर में लगे हुए हैं, बिहार से बाहर दूसरे राज्य में लगे हुए हैं, वहां जब चले जाते हैं तो उन्हें ये एहसास होने लगता है कि अगर हम पुनः इसे बिहार में जाते हैं तो ना वहां फैक्ट्रियां है, ना इंडस्ट्रियां है, ना ही बड़े बड़े उद्योग है, तो हम बेरोजगार हो जाएंगे। इस बेरोजगारी परसेप्शन को सुनते हुए पुनः बिहार वापस नहीं आना चाहते हैं, समझे कि नहीं। इसके लिए इसमें इसका दोषी कौन है? इसका दोषी है सरकार, क्योंकि सरकार में आप हैं तो आप सवाल तो आपसे ही होगा, क्योंकि सवाल सरकार आपसे है, सरकार आपकी है और आपका ही जिम्मेवारी बनती है कि बिहार के लोगों को रोजगार मिले, और रोजगार के लिए आपको उद्योग लगाना होगा। सबको सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है, सबको सरकारी नौकरी देना, सरकारी नौकरी रोजगार का सबसे बड़ा माध्यम नहीं है। इसके लिए उद्योग लगाना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना होगा, जिला का विकास करना होगा, तभी रोजगार और यहाँ पलायन जैसे मुद्दे रुक सकते हैं और तभी संभव है बिहार का विकास। अब मैं बात करता हूँ माननीय नेता प्रतिपक्ष भारत सरकार राहुल गांधी की। राहुल गांधी आजकल जो है बिहार में है और बिहार में जो है एसआईआर के मुद्दे पर लगातार सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से यह आवाज उठ रही है कि एक ही चीज को अलग अलग जिलों में जाकर के राहुल गांधी का प्रचार करना, ये चीज अब जनता समझ चुकी है। एक ही बात को अगर बार बार अगर बोला जाए तो वो भी कम से कम जो है मोदी जी की तरह ही प्रयास करे कि एक ही झूठ को बार बार दोहरा रहे हैं। एसआईआर का मुद्दा को छोड़ करके क्या राहुल गांधी को अपने मंच से जो है कोई बिहार का जो जटिल मुद्दा है, पलायन का, शिक्षा का, रोजगार का, बेरोजगारी का, बहुत सारे बच्चे पढ़ लिख कर उनका आजकल जो है शादी ब्याह नहीं हो पा रहा है, जॉब नहीं हो पाने के कारण खेत में लोग अब काम करना चाहते नहीं है, और लोगों के पास जो बड़े संख्या में खेत थी धीरे धीरे देखिएगा कि अब जो है सीमित होते जा रहा है। इस मुद्दे पर राहुल गांधी नहीं बात करते हैं। सरकार के साथ साथ राहुल गांधी के ऊपर भी क्या यह सवाल उठता है कि उनके मंच से कम इस प्रकार का बात किया जाए?
विकास को लेके बिल्कुल उठता है, क्योंकि विपक्ष की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। उन्हें एसआईआर के मुद्दे से थोड़ा इतर होकर के पलायन, बेरोजगारी के मुद्दे पर ही बात करनी चाहिए, कि लोगों में परसेप्शन बन सके कि हमें, हमारे लिए बेरोजगारी का मुद्दा ये भी उठा रहा है। जैसे प्रशांत किशोर पूरे बिहार में घूम घूम कर बेरोजगारी के मुद्दे, पलायन के मुद्दे पर बात करते हैं, उस तरह से राहुल गांधी जी को भी एसआईआर कि जो मुद्दे, जो उनका वोट अधिकार यात्रा चल रहा है, उससे इतर होकर के पलायन, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए भी बात करना चाहिए। इससे उससे चुनाव में फायदा मिल सकता है, समझे कि नहीं। रह गई बात एनडीए की, तो एनडीए इस मुद्दे पर बात अभी नहीं करती है। राहुल गांधी जी का कल मैं एक स्पीच सुन रहा था। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मैं भारत के ओबीसी समाज को आज तक नहीं समझ पाया। ओबीसी समाज कहने का मतलब हुआ कि भारत का सबसे बड़ा बहुसंख्यक, पूरे भारत का सबसे बड़ा बहुसंख्यक। राहुल गांधी जी का कहना था कि ओबीसी समाज का जो आज से 15 साल पहले सही डाटा हमारे दिल्ली तक नहीं पहुंच पाता था, और इसलिए मैं उनकी हिस्सेदारी को नहीं समझ पाया। उनकी हिस्सेदारी, ओबीसी समाज अपनी हिस्सेदारी से अभी तक दूर है। मेरा कहने का अर्थ हुआ कि वह जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वो जनसंख्या, वो जो है जनगणना, जातीय जनगणना के पक्ष में बात कर रहे थे। क्या इस समय भारत में जातीय जनगणना कराना जरूरी है, और क्या सही में संविधान में ऐसा प्रावधान है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी? संविधान में ऐसा प्रावधान है कुछ? देखिए, संविधान में ऐसा प्रावधान तो नहीं है, लेकिन संविधान संशोधन करके इसको बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी घोषणा कर चुके हैं कि भारत में जातीय जनगणना होगी। इसका मांग बराबर राहुल गांधी हर सभा, हर मंच से करते रहे हैं कि भारत में जातीय जनगणना होना चाहिए। शायद वह ओबीसी पर ध्यान देने के लिए ऐसा मुद्दा उठा रहे हैं, और प्रधानमंत्री ने इसी घोषणा कर दी है कि जातीय जनगणना पूरे भारत में हो। अभी थोड़ा दिन पहले आप देखोइएगा, बिहार में हुआ जातीय जनगणना, और जिस समय महागठबंधन और की सरकार थी, नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव साथ में थे, वो उस समय जातीय जनगणना हुआ। जातीय जनगणना से हुआ कि पता चला सरकार की डाटा कलेक्ट हुआ कि इतने संख्या में ये जाति है, इतने संख्या में ये जाति है, इतना लोग यहाँ बेरोजगार है, इतने लोग के पास ये व्यवस्था है, इतने लोग के पास ये व्यवस्था है। उससे यह पता चलता है, और यह इस तरह की धारणा पूरे भारत में होनी चाहिए। यही राहुल गांधी जी का मांग। क्या जातीय जनगणना अगर करवा देने से ओबीसी समाज का डिमांड सरकार के प्रति तो बढ़ जाएगा? सरकार ओबीसी, जैसे ही जाति जनगणना होगी तो सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी जी प्रत्येक मन से कहते हैं कि मैं ओबीसी समाज का बेटा हूं, मैं बनिया समाज का बेटा हूं, और मैं पाई का हिस्सा रखता हूं। जैसे ओबीसी समाज का अगर जनगणना होता है तो क्या ओबीसी समाज जो है सरकार में अपनी हिस्सेदारी मांगने लगेंगे? देखिए, सरकार में हिस्सेदारी की बात नहीं होती। ओबीसी सरकार में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वो हिस्सेदारी होता है चुनाव के जो सीट होते हैं उसका। वही तो मैं बात कर रहा हूं। जैसे 543 सीट है हमारे लोकसभा में, 543 में अगर ओबीसी की संख्या 60% होगी तो 543 की 60% सीट उन्हें लोकसभा का संसदीय क्षेत्र में देना होगा, समझे कि नहीं। बिहार में हुआ, तो बिहार में भी इसी प्रकार से जितनी संख्या है उतना सीट उसको रिजर्व किया जाता है, इसीलिए ताकि उस समाज का भी कल्याण हो सके। क्या होता है भारत में, क्या ओबीसी समाज अभी भी पीछे बैकफुट पे है? हाँ, बिल्कुल पीछे है। बिल्कुल ओबीसी समाज अभी पीछे है, उससे आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि जब तक जनगणना नहीं होगी वो आगे नहीं बढ़ सकता है। ओबीसी समाज अपने स्तर से तो आगे नहीं बढ़ सकता जब तक किसी पॉलिटिकल पार्टी का, भारत सरकार का, या भारत में बहुत बड़े विपक्ष पार्टी का जब तक उनका समर्थन प्राप्त नहीं होगा, उसको अगर पुष्ट करने वाला कोई पार्टी नहीं मिलेगी, तब तक वो ओबीसी समाज जो है आगे नहीं बढ़ पाएगा। इस प्रकार से ओबीसी समाज की इतनी बड़ी जनसंख्या है, और इतनी बड़ी जनसंख्या हो जाने के कारण जो है ओबीसी समाज जो है अभी भी जो है राहुल गांधी के हिसाब से बहुत ज्यादा पीछे है। उम्मीद करता हूं कि यह बातचीत आप लोग को अच्छी लगी होगी, और अच्छे लगे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर ले, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे लोकवाणी सीतामढ़ी बिहार।